कंफ्यूज हो कि क्लास 10th की हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? डोंट वरी, इस वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प करेंगे। एंड लकीली इंस्टा पर जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उनके क्वेश्चन को आपने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि वो एग्जाम में बैठ गए थे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू स्टडी 5 फ्रॉम दिस साइड पल्लवी। हमारे पास क्लास 10th के सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक अवेलेबल है जिसमें आप दोनों मीडियम की बुक्स देख सकते हैं। ये है हमारे पास हिंदी मीडियम, ठीक है, एंड ये है हमारे पास इंग्लिश मीडियम। आज हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे इंग्लिश मीडियम की बुक है हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स में हम चैप्टर्स देख ले तो यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स आपके सामने देखने मिलेंगे। फर्स्ट जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सेकेंड वन भारत में राष्ट्रवाद, थर्ड वन भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा जो चैप्टर है वो औद्योगिकरण का युग, एंड फिर जो फिफ्थ आपका क्वेश्चन है 5 ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है जो आपके एग्जाम में बैठने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए रेडी की है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पर है ये आप देखिए चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करते जाना आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान था, यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था राष्ट्रवाद के उदय में उसने किस तरीके से अपना योगदान दिया। थर्ड है उदारवाद और रूढ़िवाद के विचारधाराओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट है इटली के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी जो इटली का निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ ये इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। गॉट इट। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है महिलाओं ने उदारवादी आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, यानी जो विमेन्स थी, ठीक है, वो उन्होंने अपना जो भी है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज जिसमें दिया है साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। देखो मैं आपको चैप्टर में खुद बता देती हूँ। आप जो है 10th की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साम्राज्यवाद है मैंने आपको समझाया था। ये यहाँ पर राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी एंड इतने इजीली तरीके से समझाई थी कि अगर कोई एक बार उसको समझ लेगा तो इजीली अपनी लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को लिख पाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं हम। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रवाद के उदय में कलाकारों वो जो कवि होते हैं, है ना, उनकी क्या भूमिका रही, मतलब किस तरीके से उन्होंने ऐसी कुछ कविताएं लिखी, ऐसे कुछ कलाकृतियाँ करी जिससे जो हमारा राष्ट्रवाद देश के प्रति जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलावों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1804 की नागरिक संहिता की व्याख्या करें। फिर ये वीना संधि क्या है, वीना ट्रीटी, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके मुख्य बिंदु बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 1848 के काल को यूरोप में उदारवादियों की क्रांति का युग क्यों माना जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रवादी कवियों ने रूपक के रूप में महिलाओं को क्यों चुना। ठीक है, यानी जिस तरीके से भारत माता का डायग्राम होता है, अगर आप देखोगे देश की छवि बताने के लिए एक लेडी को ही क्यों बताया जाता है, भारत माता को क्यों बताया जाता है, किसी पुरुष का फोटो भी तो ले सकते हैं, नहीं ना, भारत को एज ए इंडिकेट किया जाता है माता के रूप में। तो यहाँ पर यही बताया कि जो राष्ट्रवादी कवि थे उन्होंने रूपक के रूप में महिलाओं को क्यों चुना था, ये आपको रीज़न बताना है और बुक में इसका रीज़न आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2।
देख लो भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से जगा, ये आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न भारत की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उससे भारत में क्या समस्याएं, प्रॉब्लम्स फेस की गई वो आपको बताना है, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी बताने। फिर रोलेट एक्ट, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बोला है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, फिर रोलेट एक्ट से भारतीय क्यों नाराज थे, ये आपको बताना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेट एक्ट को हम काला कानून क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने कैसे भाग लिया, यानी जो विमेंस थी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किया था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन घटनाओं की व्याख्या करें जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब और कहाँ हुआ और किस रीजन से हुआ था, ये आपको सब इसमें पढ़ के जाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड एग्रीमेशन, जो एमिग्रेशन है वो क्या है, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट ये क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के 3 नरम दल नेताओं के नाम। नरम और गरम दल 2 दल होते हैं, जिनमें आपको दोनों दलों के 3 नेताओं को याद करना है। ओके। फिर साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ, ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन लोगों ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमने कवर किए, ठीक है। ये गांधी जी आपको दिख रहे हैं, गांधी जी दिखे, ये है गांधी जी, ये देखो ये सारे चैप्टर्स। अब इस चैप्टर में बस यही था कि जो भारत माता होती हैं उसको ये भारत के रूपक के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, एक महिला को ही क्यों इस छवि को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया, एक जेंट्स को क्यों नहीं चुना गया, ठीक है, मतलब एक मेल टेंडर को। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण क्या है, इसके मुख्य पहलू बताइए। फिर है नहर बस्ती कैनाल कॉलोनी क्या है, इसे क्यों बनाया गया। फिर कॉर्न लॉ क्या है और क्यों खत्म करने के प्रभाव को, कॉर्न लॉ को खत्म करने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1929 की महामंदी के क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है G77 के बारे में बताइए। फिर प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिल्क रूट क्या है, यानी रेशम मार्ग, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, तो सिल्क रूट के बारे में देख लेना। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है रिंडरपेस्ट ने अफ्रीकियों को अधीन करने के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्थिक महामंदी 1929 के प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में पढ़ ही लेना, महामंदी 1929 के, ठीक है। 10 है क्वेश्चन नंबर ब्रेटन वुड्स समझौते 1939 का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 11 है औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको चैप्टर कवर कराया था, चैप्टर 3, तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। जिसको चैप्टर समझ में नहीं आता वो समझ लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चन ही आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है मक्का कानून किस देश में लागू किए गए थे, कॉर्न लॉ, ठीक है, ये आपको बताना कौन से देश में लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है महामंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो महामारी देखने मिली थी, जो महामंदी देखने मिली थी, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे अफेक्ट हुई, ये आपको बताना है। अब नाउ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इस पे मूव करते हैं। जो चैप्टर का नेम है आपका औद्योगिकरण का युग। अब नेम से ही पता चलता है ये जो चैप्टर है वो सारा उद्योग से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन देख लो इसके, भारत में औद्योगिकरण का युग कब शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रिटेन के 2 सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 3 भारत में बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 पक्ष बताइए, यानी 2 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 उद्योगपति मशीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 थे मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या आई।
क्वेश्चन नंबर 7 है जोबर कौन थे, नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज जिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। देखो सारे ही क्वेश्चन इसमें से बनेंगे तो बिल्कुल है, इसको छोड़कर मत जाना। क्वेश्चन नंबर 9 है नए उद्योग वे परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके। देखो जो क्वेश्चन है ना वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक, त्रैमासिक के लिए तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए थे। अब अर्धवार्षिक जो एग्जाम आएगी आपकी हाफ ईयरली, उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, और चैप्टर वाइज आप इसमें जो क्वेश्चन बता रखे हैं वो ही कर लेना। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 2 में मैंने आपको जो जो भी क्वेश्चन बताए वो करके जाना, इजीली समझ में आ गया। और फिर इसके बाद में बोल दूँ कि चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर 5 के ये क्वेश्चन देख लेना, आगे समझ में। तो इस तरीके से आपको इसी वाले वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन रेडी करके जाने। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, ये तो बता दिया नए उद्योग परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को क्यों अधिक पसंद करते थे। अब यहाँ पर जो ये 2 क्वेश्चन है, उद्योगपति मशीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते थे, और ये दोनों सिमिलर है पर घुमा के पूछा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, स्पिनिंग जेनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है ना, ये बताना आपको। स्पिनिंग जेनी मैंने आपको बताया था। सूरत बंदरगाह का महत्व 18वीं सदी के अंत तक क्यों कम हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। जिस तरीके से अचानक उद्योग आने लग गए, औद्योगिक क्रांति हुई, ये इस तरीके से किस तरीके से हमारी सोसाइटी को इसने अफेक्ट करा। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसको देख लो। नेक्स्ट आपका लास्ट 5 चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्वेश्चन इसके बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पर है मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पांडुलिपियाँ क्या थी, इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर क्यों नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1225 के बाद आई, कारण दीजिए। फिर है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई, ये आपको बताना है। फिर है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 6 है 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का रवैया कैसा था, यानी लोग किस तरीके से जो लेडीज़ पढ़ती थी उसके ऊपर किस तरीके से अपना रिएक्शन देते थे, ये आपको बताना था। यहाँ पर महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जापान की मुद्रण प्रणाली का विकास कैसे और कब हुआ। छापे खाने की तकनीक में क्या क्या नए प्रयोग हुए। फिर वर्नाकुलर या देशी प्रेस एक्ट किसे कहते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। फिर भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, ये आपको बताना है। फिर भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताइए। फिर गुटेनबर्ग ने पहली किताब कौन सी छापी थी और कब। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम बताइए, यानी आपको ऐसे अखबार के नाम बताने हैं जो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किए गए। फिर गुलामगिरी किसने लिखी बताइए, ये तो आप कमेंट करके बता देना कि गुलामगिरी किसने लिखी। तो इसी के साथ मैंने आपके कंप्लीट चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन जितने भी बनते थे सब कवर करवा दिए। जैसे कि यहाँ से ही आप क्वेश्चन मैंने उठाए इसमें सारे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। ये जैसे कि यहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया था, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, है ना, ये समाचार पत्र। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है। एंड ये सारे जो चैप्टर्स हैं मैंने कवर कर दिए। अगर आप ये NCERT हिस्ट्री के नोट्स भी लेना चाहते हैं सिर्फ, तो आप काफ़ी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम यूजर नेम ROXN4311 ROXANNE4311। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड बाकी सारे जितने भी लेक्चर्स मैंने कवर करवा रखे वो सारे लेक्चर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। एंड आपकी जो भी क्वेरी है और भी आपकी कोई डिमांड है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।